हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडक्टेंस टॉपिक, उस पर बेस्ड होंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप वेरीज विथ टाइम एज phi इक्वल्स टू 5t² माइनस 3t प्लस 5। तो ये इन्होंने हमें वैल्यू दी है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ टी। ओके, इक्वल्स टू 5t² माइनस 3t प्लस 5। ओके, ये नेसेसरी नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। ओके, मतलब याद रहेगा इसलिए यूज किया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 8 ओम, जिस लूप से ये फ्लक्स पास हो रहा है उसका रेजिस्टेंस है हमारे पास 8 ओम। फाइंड द करंट थ्रू इट, और किस टाइम पर निकालनी है? 2 सेकंड पर। कैसे कर सकते हैं? हमें करंट चाहिए। करंट के लिए हमारे पास होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ओके, यहाँ पर V क्या होगा? पोटेंशियल। हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए पोटेंशियल का काम कौन करेगा? EMF। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? पहले EMF निकालना पड़ेगा। R हमें पता है और I हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। यहाँ पर फ्लक्स दिया हुआ है, EMF निकाल सकते हैं। कैसे? We know that epsilon equals to minus t phi by dt। देखो यहाँ पर हमने n को क्या रख दिया है? 1। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की इन्होंने बात नहीं की है। ओके, लूप कितने टर्न से मिलके बना हुआ है, तो हमने उसको 1 ले लिया। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाई की वैल्यू रखकर कितना आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और यहाँ से 0। ओके, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है डिफरेंशिएशन के लिए। क्या होता है? d बाय dx x की पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर माइनस 1। ओके, हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ उसकी पावर चेंज होगी। यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ t वाले फैक्टर्स की पावर चेंज होगी। ओके, कितना आ जाएगा यहाँ से? ओके, हमें जो ये वैल्यू निकालनी है उसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा? ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? करंट। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर भी
जो करंट कैलकुलेशन के बाद आएगी वो भी नेगेटिव होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और सिर्फ 17 वोल्ट यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास करंट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ओके, और अगर नेगेटिव है दैट्स मीन हम जो डायरेक्शन यूज कर रहे हैं उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है, डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, तो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। जहां पर भी आ रहा होगा, जैसे एप्सिलॉन से हमें नेगेटिव साइन मिल सकता है, तो हम उसकी भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, तो इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। कितना आ जाएगा? 17 इक्वल्स टू आई ओके, तो आंसर कितना आ गया है? 17/8 एम्पियर। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन काफी सिंपल था और इस बार जो जेई एग्जाम हुआ है, जेई मेंस, उसमें ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a metallic frame of given dimension has area vector at 60 angle with external magnetic field as shown। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है डायग्राम में और मैग्नीट्यूड है 4 टेस्ला। ओके, ये उसकी डायरेक्शन, साथ में एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन दी हुई है। ओके, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इनके बीच में एंगल कितना है? बी और ए के बीच में 60। एरिया की अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? ये प्लेन है, यहाँ पर ये वाली साइड है 2.5 मीटर और ये है 2 मीटर, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एरिया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, द फ्रेम इज टेकन आउट फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, फाइंड अरेंज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम। यहाँ पर हमें फाइनली कितना ईएमएफ मिल जाएगा वो हमें बताना है। यहाँ पर ये जो फ्रेम सेट हुआ है, जो ये मेजरमेंट हुआ है, इसमें कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हम t को कितना ले लेते हैं? 10 सेकेंड। ठीक है, अभी t ही लिख लेते हैं, अगर बाद में हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको क्या कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ईएमएफ हमें निकालना है, बी भी पता है, ए भी गिवन है और थीटा भी, तो फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या? फाई इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। बी कितना है यहाँ पर? 4, एरिया है 2.5 इंटू 2 और कोस थीटा, थीटा होगा इन दोनों के बीच का एंगल, कितना दिया हुआ है? कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये हो जाएगी 1/2। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा? ओके, अब हमें क्या निकालना है? एप्सिलॉन। यहाँ पर हमारे पास
ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाय डी टी। ओके, इसको यूज करेंगे, माइनस साइन भी यूज करेंगे, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास जेईई मेंस में आया है, ओके, इसी बार, और उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम वहां पर मैच कर सकते हैं। अगर नेगेटिव साइन हमें दिया है तो हम नेगेटिव वाला आंसर रखेंगे, और अगर नेगेटिव साइन मेंशन नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेके वो वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन d5 और dt, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम, ये कैसे मिलेगा? देखो, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि इनिशियली फ्लक्स कितना था, इनिशियली इन्होंने जब मेजरमेंट स्टार्ट किया तो टाइम कितना था। ओके, तो इन्होंने जो ये टाइम दिया हुआ है इसे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टाइम डिफरेंस। ओके, डेल्टा टी ले लेते हैं। ओके, और उसी तरह से ये जो फाई हमारे पास आया है, कितना आया है, 10 टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको भी हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डेल्टा। ओके, डी भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे, कितना आ जाएगा, 10/10, और आंसर आएगा 1 वोल्ट। ओके, टाइम के लिए तो इन्होंने बेसिकली थोड़ा आइडिया दिया भी था, कि इन्होंने बोला था जो ये फ्रेम है इसका जो टाइम है कंप्लीट वो कितना है, 10 सेकेंड। तो इन्होंने चाहे जब भी ये स्टार्ट किया हो मेजरमेंट, जो टाइम है, जितने टाइम में इन्होंने मेजर किया वो कितना आया है, 10 सेकेंड। ओके, तो उसे तो हम डायरेक्टली डेल्टा टी रख सकते हैं। बात करें फाई की, ओके, तो इन्होंने इस मेजरमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि इनिशियली किस पोजीशन पर था। ओके, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब जो फ्लक्स में चेंज हुआ है, या फिर डी फाई भी मान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि हमने ये डी फाई क्यों ले लिया या डेल्टा फाई क्यों ले लिया, तो देखो, मान लो कि इनिशियली फ्लक्स कितना था, 0, और फाइनल फ्लक्स हमें दिया हुआ है ये। ओके, अगर यहाँ पर चीजें फिर भी सोल्ट नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली फ्लक्स को 0 ले सकते हैं, फाइनल फ्लक्स को 10 टेस्ला मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, तो यहां से हम डी फाई या डेल्टा फाई जो भी यूज कर रहे हैं, डिफरेंस कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 10। ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ओके, बट देखो, आप जब सोल्व करोगे ना, कुछ चीजें तभी आपको समझ में आती है। जैसे हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ था, ओके, और हम उसको लिख रहे थे, उसे टी से रिप्रेजेंट करें या डेल्टा टी से, तो तब अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको सोल्व कर लो, उसके बाद जब तुम फाइनल वाले स्टेप पर जाओगे तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ओके, कि ये टाइम डेल्टा टी होगा या सिर्फ टी होगा। ओके, तो वहां से तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक लैंप चौक की बात हुई है, और ये बात किस में चल रही है, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर में। ओके, यहाँ पर 100 वोल्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड
when the choke current changes uniformly from 0.25 ampere to 0. जो करंट है वो चेंज हो रही है, इनिशियली कितनी थी 0.25 एम्पियर और फाइनली कितनी है 0 एम्पियर। यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी हुई है, इससे डिनोट कर लेते हैं। ओके, 100 वोल्ट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 0.025 मिली सेकेंड। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और इन्होंने ड्यूरेशन की बात की है, मतलब ये टाइम पीरियड है। ओके, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, dt लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा 0.025 मिली सेकेंड। फाइंड क्या करना है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द चोक, किसकी टर्म में, mh, मतलब मिली हेनरी की टर्म में निकालना है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, L की वैल्यू, ओके, कितना टाइम इंटरवल दिया हुआ है हमें 0.025 मिली सेकेंड। करंट में कितना चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0.25। ओके, ये एम्पियर है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100। ओके, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या किया है, पॉइंट को इस साइड लेके जाएंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 0.25, नीचे भी क्या है 0.25, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 100/10, तो L की वैल्यू आएगी 10 यूनिट। ये था वोल्ट में, ये मीटर, सॉरी मिली सेकेंड, ये एम्पियर। यहाँ पर हम इसको एग्जैक्टली लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं हेनरी। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया है, मिली हेनरी में इन्होंने पूछा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ सोलेनॉइड इज फिक्स्ड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ओके, और क्रॉस सेक्शन एरिया A, और ये दोनों बातें किसके लिए हो रही हैं, सोलेनॉइड के लिए।
सोलेनोइड का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ टर्न मान सकते हो और सोलेनोइड। ओके, बेसिकली हमारे पास एक कोर होगी, फॉर एग्जांपल ये, इसकी जो रेडियस होगी वही किसकी रेडियस आ जाएगी? सोलेनोइड की। और अगर हम इसके ऊपर एक वायर को रोल करें, ओके, तो उसकी रेडियस भी सेम ही आएगी। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अगर जो वायर है हमारे पास वो थोड़ा थिक है ना, थोड़ा मोटा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एग्जैक्टली हम आर के इक्वल नहीं बोल सकते, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ओके, बट वो नेग्लिजिबल रहती है। ओके, तो हम यहाँ पर इस आर को बोल सकते हैं रेडियस ऑफ टर्न और रेडियस ऑफ सोलेनोइड। However, its length L is varied by adjusting the separation between windings. सोलेनोइड की लेंथ यहाँ पर वेरी कर रही है। यहाँ पर L सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, लेंथ है। ओके, इन्होंने पूछा है कि जो इंडक्टेंस होगी सोलेनोइड की उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगी? 1/L², L 1/L या फिर L स्क्वायर। L यहाँ पर क्या है? लेंथ है सोलेनोइड की, और जो प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है? इंडक्टेंस के लिए। एक ही सोलेनोइड की बात हो रही है, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि अगर हमारे पास एक सोलेनोइड या फिर सिर्फ एक कॉइल है या फिर वो सिर्फ इंडक्टेंस टर्म यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? वो सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इस कैपिटल एल को स्मॉल एल से रिप्लेस कर लेते हैं अभी। ओके, जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे। या फिर एल नोट ले लेते हैं। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब होती क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? ये होगी। ओके, यहाँ पर कैपिटल एल, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एल नोट। साथ में ये क्या होता है? स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ओके, किसकी इंफॉर्मेशन मिली है? नंबर ऑफ टर्न्स की। ओके, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो लेंथ चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि जो वाइंडिंग्स का सेपरेशन है ना, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। वाइंडिंग मतलब अगर हमने एक वायर लिया है, उसको हम रोल करते हैं कोर के ऊपर। ओके, तो जो उसके टर्न्स आएंगे उन्हीं को ये क्या बोल रहे हैं? वाइंडिंग। तो उनके टर्न्स के बीच में कितना स्पेस है उसको एडजस्ट करते हुए जब वो सेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो लेंथ है सोलेनोइड की वो चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर यूनिट लेंथ में हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे वो कितने हैं ये नहीं पता है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है? एल नोट हमने कंसीडर की है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितने कंसीडर किए हैं?
एन। देखो दिए हुए तो ये भी नहीं थे, लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता थी क्या, कि हम जो भी वैल्यू लेंगे वो सेम रहेगी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर एन को रिप्लेस करेंगे कैपिटल एन से, मतलब एन की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये फिक्स रहेगी और ये चेंज हो रही है। ओके, यहाँ पर पुट कर देते हैं। एक एल नोट से एक एल नोट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? अब देखो यहाँ पर हमें निकालनी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, कि ये जो एल है ये किस पर डिपेंड करेगा। जब यहाँ पर सोलेनोइड की लेंथ चेंज होगी तो वो लेंथ के किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो म्यू नोट क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी एक नंबर होता है वो भी कांस्टेंट है, रेडियस और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने खुद से बोला है कि वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय एल नोट। और कांस्टेंट हमेशा कब आता है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर रिवर्स स्टेप कर दिया। ओके, जनरली क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इसको रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल solenoids of same length L. The inner and outer coils have radii R1 and R2 and number of turns per unit length N1 and N2 respectively. ये वैसा ही केस है जैसे हमने एक्चुअली में जो एक्सप्रेशंस निकाले थे म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। ओके, तो हमने वहां पर जो केस लिया था वो भी सोलेनोइड का था। ओके, तो यहाँ पर हम S1 सोलेनोइड की अगर हम बात करें, या इनर एंड आउटर लिख लेते हैं। ओके, आउटर सोलेनोइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, लेंथ कितनी है L, और रेडियस कितनी है R2। इनर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे N1, लेंथ L और रेडियस R1। ओके, find the ratio of mutual inductance to the self inductance of the inner coil। क्या निकालना है हमें, M by L का रेशो। ओके, कैसे करेंगे, देखो हम इनर सोलेनोइड की बात करें या फिर यहाँ पर इन्होंने कोयल दी हुई है, बट केस किसका है, सोलेनोइड का।
ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हम इनर सोलेनोइड की बात करें या फिर आउटर सोलेनोइड की, हमने वहां पर जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था वो क्या आता है, म्यू नोट n1 n2 पाई r 1 स्क्वायर l। जो इनर सोलेनोइड होगी उसकी रेडियस आएगी। ओके, इनर कौन सी है, r1 रेडियस की, तो यहाँ पर r1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम आउटर की बात करते तो कुछ चेंज आता क्या, नहीं आता, वो भी सेम रहेगा। ओके, बात कर लेते हैं एल की। एल आता है हमारे पास ओके, यहाँ पर इस चीज का फर्क पड़ेगा कि आप किस सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, इनर की या फिर आउटर की। जिस भी सोलेनोइड की बात करेंगे उसी की वैल्यूज यूज होंगी। किसकी बात कर रहे हैं, इनर की, तो हम ये वाली टर्म्स यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू म्यू नोट n1 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर L। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, रेशो, तो क्या करेंगे, m/l डिवाइड कर देंगे दोनों को। क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।